आज हम बात करेंगे ब्लाइटेड ओवम के ऊपर। ब्लाइटेड ओवम क्या है? एम्प्टी जेस्टेशनल सैक, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी को समझना पड़ेगा। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने पीरियड्स को मिस करती है। उसकी पीरियड्स का जो फर्स्ट डे होता है, उसके जो लास्ट पीरियड्स गुजरे हुए होते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम पेशेंट से पूछते हैं कि वो कौन सा था, और उस डेट से हम उस पेशेंट की प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो असेस करते हैं कि ये कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। आमतौर पे क्या होता है कि 5 हफ्ते गुजरने के बाद हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर एक छोटी सी हम्मल की थैली, जिसे हम जेस्टेशनल सैक बोलते हैं, वो हमें नजर आ जाती है। और जब 5.5 हफ्ते गुजरते हैं तो उसी थैली के अंदर एक गोल सा नुक्ता छोटा सा नजर आने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि ये योक सैक है। 6 हफ्ते गुजरने के बाद एक और नुक्ता है जो योक सैक के साथ आके लग जाता है, जिसे हम कहते हैं कि फीटल पोल, बच्चे का नुक्ता जो है वो लग गया है। और जब 6.5 हफ्ते गुजरते हैं तो बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो आनी शुरू हो जाती है। एक छोटा सा गोल सा नुक्ता सा होता है जो ऐसे बीट करना शुरू कर देता है 6.5 हफ्ते, और हम कहते हैं कि फीटल हार्ट जो है वो आ गया है। ये सारी बातें हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की। लेकिन ब्लाइटेड ओवम के अंदर क्या होता है कि 5 हफ्ते गुजरने के बाद जेस्टेशनल सैक तो हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाती है, लेकिन जो 5.5 हफ्ते के ऊपर हमें योक सैक नजर आनी थी, कभी कभी वो योक सैक नजर आती है और कभी नहीं नजर आती। लेकिन अब 6 हफ्ते गुजरने के बाद जो बच्चे का नुक्ता लगना था, इस ब्लाइटेड ओवम में वो नुक्ता नहीं लगता, और 6.5 हफ्ते पे जो बच्चे की धड़कन आनी थी वो भी नहीं आती। तो ब्लाइटेड ओवम वो है जिसमें हमें हम्मल की थैली तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर ना तो बच्चे का नुक्ता लगता है और ना ही उसके दिल की धड़कन आती है। इसको हम एम्प्टी जेस्टेशनल सैक कहते हैं, यानी कि ब्लाइटेड ओवम, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। अब सोचिए इस एबनॉर्मेलिटी की वजह क्या है, ये एबनॉर्मल क्यों है? बेसिकली ये तो एक एबॉर्शन ही है, इस बच्चे ने तो जाया ही होना है। तो जितनी भी वजूहात एबॉर्शन की हो सकती हैं वो इसकी भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें हम कॉमन रीजंस की बात करें तो उसमें अक्सर औकात जो देखने में आता है वो है स्पर्म और एग की एज, स्पेशली एग की एज, यानी मदर की उम्र कितनी है। आफ्टर 35 ईयर्स ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मेल में अगर 50 ईयर्स से बियॉन्ड की एज है तो उसमें भी चांसेस होते हैं। कजन मैरिज का अपना एक रोल है इसके अंदर, क्योंकि इसकी बड़ी वजह क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी है, जेनेटिक रीजंस भी इसकी हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, और बाकी वो तमाम वजूहात जो किसी भी एबॉर्शन की वजह बन सकते हैं, वो इसकी वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो डायग्नोसिस है, इसकी जो तशखीस है, वो हम अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, टीवीएस जो है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको डायग्नोज कर सकता है। एक दफा हम इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं तो फिर हमें मरीज की काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है कि ब्लाइटेड ओवम क्या होता है और इसे रखने का कोई भी फायदा नहीं, इसने तो गिरना ही है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं। अगर तो पेशेंट को खुद ब खुद क्रैम्प्स यानी कि दर्द आना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। हम उसको देखते हैं उसकी अलामात किस तरफ जाती हैं, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और हो सकता है कि इसी ब्लीडिंग में वो सैक गिर जाए और हमें उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं यूट्रस खाली है, तो हमें समटाइम्स डीएनसी नहीं भी करनी पड़ती। लेकिन अगर पेशेंट को कोई पेन ना आए, कोई ब्लीडिंग ना हो, तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि गो फॉर डीएनसी और एमबीए, यानी कि उसके लिए हम पेशेंट की
डायलिटेशन और क्यूरेटाज का प्रोसीजर करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में डीएनसी की निस्बत एमवीए मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन को तरजीह दी जाती है और उसमें हम इस सैक को एमवीए की मदद से सक्शन करके बाहर निकाल देते हैं, जो कि बहुत इजी और बेहद सेफ प्रोसीजर है। अक्सर औकात पेशेंट ये चाहते हैं कि इस प्रेगनेंसी को थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि शायद बच्चा ग्रोथ कर जाए या शायद ये प्रेगनेंसी आगे सरवाइव कर जाए, क्योंकि पेशेंट के लिए ये जानना कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये हमल आगे नहीं जाएगा, पेशेंट के लिए ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ होती है। पेशेंट मेंटली इसके लिए इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं होते। इन दैट केस आप उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपना बीटा एचसीजी लेवल करवाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बीटा एचसीजी लेवल बढ़ जाता है और जब बच्चा ग्रोथ करता है, प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है, सेल डिवीजन होती है, तो ये एचसीजी लेवल कॉन्स्टेंटली राइज करता है। अगर बीटा एचसीजी लेवल, जिसको आप हर 2, 4, 6 दिन बाद चेक करवा सकते हैं, वो बढ़ता ही चला जाए तो मतलब प्रेगनेंसी आगे जा रही है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि बीटा एचसीजी लेवल अब आगे नहीं जा रहा, ड्रॉप हो रहा है, आगे जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कोई फीटल ग्रोथ नहीं हो रही। इन दैट केस आपको ये समझ आ जाती है कि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं जाएगी। फिर आप पेशेंट की काउंसलिंग करके उसे बता सकते हैं कि बीटा एचसीजी लेवल नहीं बढ़ रहा, कोई प्रेगनेंसी ग्रोथ नहीं कर रही, यू हैव टू गो फॉर डीएनसी और एमवीए, इसको निकालना ही पड़ेगा। पेशेंट का अगला कंसर्न ये होता है, क्या मेरे साथ ऐसे दोबारा भी होगा, क्या फिर यही मसला पैदा होगा। जिन लोगों के पहले से नॉर्मल बच्चे मौजूद हैं उनमें तो चांसेस बार बार ऐसा होने के नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा दोबारा हो भी सकता है। 1:4 की रेशो कुछ लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है। तो इसमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्टडी जो है वो फॉरेन में तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ये फैसिलिटी इतनी आम नहीं कि हर पेशेंट की जेनेटिक सैम्पलिंग लेके उसको असेस करके इम्प्लांटेशन से पहले ही सारा कुछ देख लिया जाए। वो इतना इजीली अवेलेबल ये चीज़ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस वजह से पेशेंट का अबॉर्शन हुआ, क्या उसके अंदर कंडीशन थी, क्या वो कंडीशन अब ठीक हो चुकी है, उसके जो भी उसके अंदर वीकनेसेस थी क्या वो एड्रेस हो चुकी हैं, पेशेंट की सेहत अच्छी हो चुकी है। अगर ये सारे पेशेंट को इंडिविजुअल लेवल पे असेस करने के बाद ये मशवरा दिया जा सकता है कि उसे दोबारा कब प्रेग्नेंट होना चाहिए। आई थिंक कि आपको काफ़ी हद तक इस टॉपिक के बारे में मालूमात मिल चुकी होंगी। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।